नमस्ते सभी को। आज देखते हैं अधातु। कल अपन ने देखा था धातु, जो कि पार्ट 1 में है, वो अपलोड हो रखा है। आज देखते हैं अधातु। अधातु और ये जो भी पढ़ रहे हैं वो बीके पाठक वाली सर की बुक है, उससे पढ़ रहे हैं। तो आज देखते हैं अधातु। अधातु क्या होता है और क्या क्या इनके गुणधर्म में सारे देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं अधातु। तो अधातुओं में प्रमुख रूप से हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन व अक्रिय गैसें शामिल है। कौन कौन सी है? एक तो हाइड्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन व अक्रिय गैसें शामिल है। तब इनको एक एक करके देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं अपन, सर्वप्रथम देखते हैं हाइड्रोजन। किसको? हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन का मूल परिचय। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, तथा परमाणु भार कितना होता है? 1। मतलब 1 ही तो इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु भार भी 1 होता है। मतलब और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। प्रोटॉन कितना होता है इसमें? प्रोटॉन भी 1 होता है। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होते हैं? न्यूट्रॉन 0 होता है। कितने होते हैं न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन 0 होता है। हम अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो पूछ लेता है न्यूट्रॉन किस में नहीं पाया जाता? तो न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता हाइड्रोजन में। आवर्त सारणी में स्थान, आवर्त सारणी में कहाँ स्थान है इसका? हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवारा तत्व। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है क्योंकि आवर्त सारणी में इसका स्थान सुनिश्चित नहीं है ना। आवर्त सारणी में इसका स्थान सुनिश्चित नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आवारा तत्व बोला जाता है। इसके गुणों में समानता के कारण, किसमें? गुणों में समानता के कारण इसे ग्रुप 1 में धातुओं के साथ और ग्रुप में हेलोजन समूह के साथ रखा जाता है। किस में रखा जाता है? ग्रुप 1 में धातुओं के साथ रखा जाता है। यह आवर्त सारणी में बाईं ओर पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। कहाँ पे पाया जाता है ये? आवर्त सारणी में ये बाईं ओर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? बाईं ओर पाया जाता है। इसकी खोज किसी हेनरी क्वेंडिस ने, किसने की थी? हेनरी क्वेंडिस ने 1766 में। कब की थी? 1766 में। किसकी खोज की थी? हाइड्रोजन की खोज। हाइड्रोजन की खोज कब करी थी? 1766 में हेनरी क्वेंडिस ने की थी। यह ब्रह्मांड तथा सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। कहाँ पे? ब्रह्मांड तथा सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या है तत्व? हीलियम है। मतलब पहले तो हाइड्रोजन पाया जाता है, दूसरे क्या पाया जाता है? हीलियम। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक अनिवार्य धातु होता है। हाइड्रोजन के नाभिक को प्रोटॉन कहा जाता है। हाइड्रोजन के नाभिक को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन कहा जाता है। यह सबसे हल्का तत्व है। क्या ये सबसे हल्का तत्व है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसका? भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। नवजात हाइड्रोजन, कौन सा? नवजात हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन हाइड्रोजन का प्रामाणिक रूप है जो आणविक हाइड्रोजन H2 की तुलना में क्या होता है? अधिक क्या है? क्रियाशील होता है। कौन सा? हाइड्रोजन की तुलना में ये अधिक क्रियाशील होता है। आगे देखते हैं हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन कितने होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आप देखते हैं कौन कौन से होते हैं समस्थानिक। एक तो होता है प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम। कौन सा होता है? एक तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। अब देखते हैं इसका परमाणु होता है 1 और न्यूट्रॉन होता है 0, जबकि इसका होता है 1 और इसका भी होता है 1 होता है। परमाणु 1 और न्यूट्रॉन 2 होता है। इसमें ट्राइटियम में 2 होता है। ट्राइटियम का होता है H3 और इसका H2 और इसका होता है H1 1H2 और इसका होता है 1H3 होता है। सबसे हल्का हाइड्रोजन कौन सा है? तो ये होता है प्रोटियम। कौन सा होता है? प्रोटियम सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है। इससे भारी हाइड्रोजन कहते हैं। भारी हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? भारी हाइड्रोजन बोलते हैं ड्यूटेरियम को। किसको बोलते हैं? ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन बोला जाता है। और ट्राइटियम क्या है? रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। क्या है? रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। अब देखते हैं प्रकृति में 99% पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 99%। ये प्रोटियम 99% पाया जाता है। वायु में जलाने पर यह H2O को क्या करता है? ये निर्माण करता है। क्या? प्रोटियम। जब इसको वायु में जलाते हैं तो ये किसका निर्माण करता है? H2O का निर्माण करता है। अब देखते हैं ड्यूटेरियम। इसका ऑक्साइड D2O, मतलब भारी जल कहलाता है। क्या कहलाता है? भारी जल कहलाता है, जिसका प्रयोग नाभ की भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है? मंदक के रूप में नाभ की भट्टी में किया जाता है। अब देखते हैं जल H2O। इसके गुण
है ना। रासायनिक प्रकृति, यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या है? एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, जिसका अर्थ है कि यह अम्ल और क्षार दोनों की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था कौन सी है? यह तीनों अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जल का असंगत प्रसार। कौन सा? जल का असंगत प्रसार। पानी को गर्म करने पर शून्य से कितने से? 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य प्रसार के स्थान पर जल का आयतन घटता है। कितना? 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य प्रसार के स्थान पर जल का क्या करता है? आयतन घटता है। बर्फ का घनत्व, कौन सा? बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में क्या होता है? कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर क्या होती है? तैरती है। बर्फ का आयतन, बर्फ का आयतन पानी की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। बर्फ का आयतन पानी की तुलना में अधिक होता है, इसलिए बर्फ पानी की तुलना में अधिक स्थान घेरती है। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं इनका गुण, देखते हैं कौन कौन सा बर्फ और पानी का गुण। सर्वप्रथम देखते हैं घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी कहते हैं बर्फ की क्या होती है? डेंसिटी कम होती है, और जबकि पानी क्या होती है? ज़्यादा होती है ना। आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन बर्फ का क्या होता है? ज़्यादा होता है, जबकि पानी का क्या होता है? कम होता है। कणों की व्यवस्था क्या होती है? कणों की व्यवस्था, ये किस उसमें पाया जाता है? व्यवस्थित क्रिस्टलीय, और ये अव्यवस्थित पाया जाता है। इसके बाद में वाष्पीकरण। कौन सा? वाष्पीकरण। 100 डिग्री क्वथनांक से पहले जल का वाष्प में बदलना। कौन सा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण क्या होता है? सभी तापों पर संभव है। किस पर? सभी तापों पर संभव है। अब देखते हैं गलनांक एवं हिमांक। जल का गलनांक एवं बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल का हिमांक एवं बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वथनांक, क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। घनत्व कितना होता है? घनत्व एवं आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। कितना होता है? न्यूनतम होता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व कितना होता है? अधिकतम होता है। आयतन तो होता है न्यूनतम, और घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। कितने पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ताप का प्रभाव, जब जल को 0 से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो यह सिकुड़ता है, अर्थात इसका आयतन क्या होता है? घटता है। जब 0 से और 4 डिग्री तक क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो यह क्या होता है? पहले सिकुड़ता है, अर्थात इसका आयतन घटता है। जब जल को 10 डिग्री से 4 डिग्री तक ठंडा किया जाता है, कितना? 10 डिग्री से 4 डिग्री तक ठंडा किया जाता है, तो इसका क्या होता है? आयतन घटता है। कौन सा? आयतन घटता है। जहाँ भी 4 डिग्री आएगा वो पहले घटेगा। क्या होगा? पहले घटेगा, फिर बाद में बढ़ेगा। जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन पहले क्या होता है? घटता है। मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया तो पहले घटेगा, फिर क्या होगा? फिर बाद में बढ़ेगा। जैसे 10 से, अभी देखना 10 से 0 डिग्री तक, तो पहले 4 तक आएगा तो पहले क्या करेगा? पहले घटेगा, फिर बाद में बढ़तेगा। मतलब 10 से 0 डिग्री तक ठंडा करने पर क्या होता है? आयतन पहले घटता है। मतलब जो 4 है ना, 4 जहाँ भी 4 है, बीच में 4 आएगा, वो पहले घटेगा, फिर बाद में बढ़ेगा। जैसे 10 से 4 से आयतन घटेगा। जैसे 0 से 10 के बीच में क्या आता है? 4 आता है, तो 4 तक पहले घटेगा, फिर बाद में बढ़ेगा। इसके बाद में 10 से 0 तक, तो पहले 4 आएगा तो 4 तक क्या करेगा? घटेगा। 10 से 4 तक आएगा तो घटेगा, और 4 से 0 तक जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर बढ़ेगा। अब देखते हैं हाइड्रोजन पराऑक्साइड। कौन सा? हाइड्रोजन पराऑक्साइड, H2O2। संरचना, इसकी संरचना क्या होती है? खुली किताब की तरह होती है। रासायनिक गुण क्या होता है? यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। कौन सा? प्रबल ऑक्सीकारक है। इसका उपयोग देखते हैं कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है भित्ति चित्रों में, तेल चित्रों में आदि पर जमी हुई लेड की परत को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। घाव की सफाई, स्पिरिट, जब घाव की सफाई, डॉक्टर स्पिरिट का उपयोग करते हैं, वो इसी का उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन पराऑक्साइड का। अब देखते हैं हाइड्रोजन गैस। यह एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। कौन सी रंगहीन है और कौन सी गंधहीन गैस है? यह स्वयं ज्वलनशील है, लेकिन अन्य वस्तुओं को जलाने में सहायता नहीं करती। खुद तो ज्वलनशील है, लेकिन दूसरों को जलाने में क्या नहीं करती है? सहायता नहीं करती है। इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन गैस को क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन। हाइड्रोजन गैस को क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन बोलते हैं। वह सबसे उत्तम ईंधन है, सबसे उत्तम ईंधन कहा जाता है इसको।
प्रति इकाई, कौन सा, प्रति इकाई द्रव्यमान के हिसाब से इसका उष्मीयमान सर्वाधिक होता है। क्या होता है, प्रति इकाई द्रव्यमान के हिसाब से इसका उष्मीयमान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और यह ब्रह्मांड, कौन सा, ब्रह्मांड एवं सूर्य पर पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा वाली गैस है। मतलब सूर्य और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो यही पाई जाती है हाइड्रोजन गैस। यह सबसे हल्की गैस है। कौन सी, सबसे हल्की गैस है, जिसे वायु गर्म के गुब्बारों में भरा जाता है। गर्म वायु के गुब्बारों में क्या होता है, इसको भरा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेलों की क्रिया निकेल, प्लेटिनम या प्लेडिनियम है ना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ कराने पर वनस्पति घी का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया किस किस्म कराते हैं, एक तो होता है निकेल, कौन सा, निकेल, दूसरा प्लेटिनम और तीसरा प्लेडियम, कौन सा, तीसरा प्लेडियम। उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वनस्पति घी का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि, क्या होता है, पॉप ध्वनि या फटफट ध्वनि के साथ जलती है। कैसे, पॉप ध्वनि या फटफट ध्वनि के साथ क्या होते हैं, यह जलती हैं, है ना। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। कितना, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार होता है 16 और परमाणु क्रमांक होता है 8। कितना होता है, 8। तो ये परमाणु भार और परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु भार कितना होता है 16। परमाणु भार कितना होता है 16। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सीले ने। सीले और प्रिस्टले ने, मतलब पहले सीले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सीले। कब करी थी, 1772 में की थी। कब करी थी, 1772 में करी थी। एक लाइन इसकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक लाइन से क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में, तो एक भी लाइन को अपन को छोड़ के नहीं चलना। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है, तत्व है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है जो भूपर्पट्टी का लगभग कितना है, लगभग 46.8% हिस्सा है। कितना है, 46.8% हिस्सा है। पृथ्वी के वायुमंडल में यह गैस 21% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, पृथ्वी के वायुमंडल में यह 21% पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं इसकी आणविक संरचना है। यह एक क्या है, द्विपरमाणु गैस है। क्या है, द्विपरमाणु गैस है, जिसे ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के मध्य द्विबंध पाया जाता है। इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा, डबल बॉन्ड पाया जाता है। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म इसका है, यह क्या है, रंगहीन है, गंधहीन है और उदासीन है। कौन सा है, रंगहीन भी है, गंधहीन भी और उदासीन गैस भी है। इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान होता है 7। कितना होता है, 7 होता है। यह जल में अविलेय है, मतलब यह जल में घुलती नहीं है। कौन सी, जल में घुलनशील है, मतलब अविलेय है। यह अनुचुंबकीय होती है। कौन सी, अनुचुंबकीय होती है। यह जलने में सहायक है परंतु स्वयं ज्वलनशील नहीं है, मतलब खुद जलती नहीं है लेकिन दूसरों के साथ अभिक्रिया करके क्या होती है, जल सकती है। इसका जैविक महत्व, O2 गैस को प्राणवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणवायु। इसे जीवन का आधार भी कहा जाता है। मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सबको पता है, ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, प्राणवायु बोलते हैं, और जीवन का क्या है, आधार है। अगर ये नहीं होगी तो जीवन भी संभव नहीं है। पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण है ना की क्रिया O2 गैस को ऑक्सीजन गैस को उत्पन्न करते हैं। पेड़ पौधे है ना जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन, कौन सा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, O2 + C2H2। कौन सा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, O2 + C2H2 के मिश्रण से बनी ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला। कौन सी है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में। कहाँ किया जाता है, वेल्डिंग के अंदर किया जाता है। किस का, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन के लिए गोताखोर होते हैं ना, है ना, जो गोताखोर क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम है ना के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। जो गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं, उनके जो गैस भरी होती है उनमें क्या क्या भरी होती है, उसमें भरी होती है एक तो ऑक्सीजन और एक हीलियम। कौन सी, ऑक्सीजन और हीलियम भरी होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ओजोन। कौन सी, ओजोन का O3 होता है। ऑक्सीजन का एक त्रिपरमाणिक अपरूप है। क्या है, एक त्रिपरमाणिक अपरूप है ना। भौतिक गुण, ओजोन से बड़ी, मतलब ओजोन में जो सड़ी मछली है ना जैसी क्या आती है, इसमें गंध आती है। कौन सी, सड़ी मछली जैसी गंध आती है। ओजोन परत, ओजोन गैस की परत
पृथ्वी के वायुमंडल में समुद्र तल से 25 किलोमीटर, कितनी 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत है ना, जो 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है। कभी कभी पूछ लेता है समताप मंडल में मतलब ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे, समताप मंडल में। कितनी दूरी पर है, 25 किलोमीटर ऊंचाई पर है। कितनी पर, 25 किलोमीटर ऊंचाई पर है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी, कौन सी हानिकारक पराबैंगनी किरणें को रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा होती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण है, उनको क्या करती है, रोकती है। कौन, ओजोन परत, जिससे पृथ्वी की रक्षा होती है। ओजोन की परत किसको मापते हैं, ओजोन की परत को मापते हैं डॉप्सन में। जो ओजोन की परत की मोटाई होती है उसको किस में नापते हैं, उसको नापते हैं डॉप्सन यूनिट में। ओजोन क्षरण, ओजोन के अपसरण के लिए CFC, कौन सी CFC, फ्रिज जेट इंजन के धुएं से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन जिम्मेदार हैं। कौन सी गैस जिम्मेदार है, CFC, और फ्रियोन जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित क्लोरीन, कौन सी क्लोरीन ओजोन परत का सर्वाधिक अपघटन करता है। कौन सा करता है, क्लोरीन क्या करता है, ओजोन परत का सर्वाधिक अपघटन करता है। एक क्लोरीन कितना अणु, 1 लाख ओजोन अणु का अपघटन कर सकता है। एक क्लोरीन है ना, वो अणु लगभग 1 लाख ओजोन अणुओं को क्या कर सकता है, अपघटन कर सकता है। क्या कर सकता है, 1 लाख ओजोन का अपघटन कर सकता है। ओजोन छिद्र, अब देखते हैं ओजोन छिद्र। 1985 में जोसेफ फोरमैन ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर इसकी क्या करती, खोज की थी। कहाँ पे, अंटार्कटिका महाद्वीप में, है ना। और 1985 में जोसेफ फोरमैन ने इसकी खोज की थी। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 7, और परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार होता है 14। कितना होता है, 14। इसकी संयोजकता कितनी होती है, +5 और -3, +5 और -3 होती है। या तो +5 दे सकता है या 3 ले सकता है वो। नाइट्रोजन सजीवों में DNA, कहाँ पे, DNA, RNA, प्रोटीन, जीवधर्मी आदि का प्रमुख घटक है। जो नाइट्रोजन है ना, वो एक तो DNA, एक RNA और प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म आदि के एक प्रमुख घटक है। जंतु नाइट्रोजन पादपों का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन पदार्थों का क्या करते हैं, ये उत्सर्जन करते हैं। जबकि पादपों के लिए नाइट्रोजन एक अनिवार्य पोषक तत्व है। क्या है, एक पोषक तत्व है नाइट्रोजन, मतलब पादपों के लिए नाइट्रोजन एक अनिवार्य पोषक तत्व है। नाइट्रोजन गैस N2। आणविक संरचना, नाइट्रोजन गैस N2 में 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध, कौन सा बंध पाया जाता है इसमें, त्रिबंध, है ना, त्रिबंध पाया जाता है इसमें। प्राकृतिक प्रचुरता, यह वायुमंडल में कितना पाया जाता है, ये 78% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, ये 78% पाया जाता है। और ये क्वेश्चन रेलवे में भर के पूछते हैं इनसे, कितने % पाया जाता है, 78% पाया जाता है। गुणधर्म यह है, लगभग एक अक्रिय गैस है। कौन सा है, अक्रिय गैस है। उपयोग, अब देखते हैं इसका उपयोग। इसकी अक्रिय प्रकृति के कारण N2 गैस को चिप्स के पैकेट एवं विद्युत बल्ब में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए भरा जाता है। किस में भरा जाता है, एक तो N2 गैस को कहाँ भरा जाता है, एक तो चिप्स का पैकेट जो होता है ना, उसमें जो गैस आती है वो किसकी आती है, नाइट्रोजन की। किसकी आती है, नाइट्रोजन की। और विद्युत बल्ब में अक्रिय वातावरण के रूप में भी इसको भरा जाता है। वायुयान के टायर, कौन सा, वायुयान के टायर में हीलियम अथवा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कहाँ पे, हीलियम अथवा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। फिल्मों में धुंध, कौन सा, फिल्मों में धुंध, कोहरे या स्वर्ग का दृश्य दिखाने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे, जो फिल्मों में धुंध होती है ना, कोहरे या स्वर्ग, शादी विवाहों में भी इनका उपयोग किया जाता है आजकल। तो देखते हैं तरल नाइट्रोजन, कौन सा, तरल नाइट्रोजन, है ना। तरल नाइट्रोजन का ताप -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका उपयोग परागण, कहाँ पे, परागण, शुक्राणु, वीर्य आदि को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, एक तो परागण, शुक्राणु, स्पर्म, सीमन आदि को संग्रहित
करने के लिए किया जाता है। इसके देखते हैं प्रमुख यौगिक, कौन कौन से यौगिक है इसके। एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कौन सा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख घटक है, ये अम्लीय वर्षा होती है ना, उसका एक प्रमुख घटक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, मतलब HNO3 बनाते हैं। अब देखते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 बनता है। यह औद्योगिक मतलब औद्योगिक उत्पादों से धुएं के रूप में निकलती है। कहाँ पे, जो औद्योगिक होता है उसमें धुएं के रूप से निकलती हैं, है ना। दूसरा है अमोनिया, कौन सा, NH3 अमोनिया। यह है वायु से हल्की गैस है, कौन सी है, वायु से हल्की गैस है। एक तो मूत्रालयों की दुर्गंध का कारण, मूत्रालयों की दुर्गंध का कारण अमोनिया गैस ही है, कौन सी, अमोनिया गैस ही है। ताज़ा मूत्र में दुर्गंध यूरिनाइड के कारण होती है, कौन सी, यूरिनाइड्स के कारण होती है दुर्गंध। ताज़ा मूत्र में जो दुर्गंध होती है ना वो किसके कारण होती है, यूरिनाइड्स के कारण होती है। ये भी पूछ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है। यह एक दमघोटू बदबूदार गैस होती है, कौन सी, दमघोटू और बदबूदार गैस होती है। अमोनिया गैस का प्रयोग, कौन सा, अमोनिया गैस का प्रयोग आजकल अश्रु गैस में करते हैं। अमोनिया गैस का प्रयोग कहाँ करते हैं, अश्रु गैस में करते हैं। सामान्यतः क्लोरोप्रिकिन, क्लोरोएसिटोफिनोन को अश्रु गैस कहा जाता है। किस किस को अश्रु गैस कहते हैं, क्लोरोप्रिकिन और क्लोरोएसिटोफिनोन को अश्रु गैस कहा जाता है। तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सा है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं, लो मतलब हास्य गैस कहते हैं, कौन से, हास्य गैस कहते हैं, हंसाने वाली गैस कहते हैं इसको। यह एक ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी, ग्रीन हाउस गैस है। इसका उपयोग निषेचक है ना, यानी बेहोशी की दवाई के रूप में, है ना, दंत चिकित्सा में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है इसका, निश्चेतक के रूप में, बेहोश की दवा के रूप में केवल दंत चिकित्सा में किया जाता है। सामान्यतः बेहोशी की दवा कौन सी है, क्लोरोफार्म, कौन सी, क्लोरोफार्म CHCl3 को कहा जाता है। बेहोशी की दवा कौन सी है, क्लोरोफार्म, कौन सी, क्लोरोफार्म CHCl3। यूरिया, कौन सी, यूरिया कार्बोमाइड, कौन सी, यूरिया कार्बोमाइड। इसका यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, कौन सा है, NH2CO NH2। यह प्रयोगशाला में बनाया गया पहला जटिल पदार्थ है, कौन सा है, एक जटिल पदार्थ है। इसे वोहलर ने बनाया था, किसने बनाया था, वोहलर ने बनाया था। यूरिया मूत्र में पाया जाता है। यूरिया कहाँ पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है मूत्र में। कहाँ पाया जाता है, मूत्र में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। कहाँ पे होता है, लीवर में होता है ना। और यह प्रक्रिया ऑर्थिनन चक्र, है ना, क्रेब्स साइकिल कहलाती है। कौन सी कहलाती है, क्रेब्स हेंसलिट साइकिल कहलाती है, मतलब क्रेब्स साइकिल कहलाती है। NH3CO प्लस CO2 को जब करते हैं, अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनती है, अमोनिया गैस बनती है, NH2CO NH2, है ना। अब देखते हैं सल्फर, कौन सी, सल्फर, है ना। सल्फर को देखते हैं, सल्फर का S मतलब S से डिनोट करते हैं इसको। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना, परमाणु क्रमांक 16 था, परमाणु भार 32 होता है। परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार कितना होता है, 32 होता है। संयोजकता इसकी याद करना है, +2 +4 +6, कितने, +2 +4 +6 जैसी विभिन्नता संयोजकता प्रदर्शित करता है। भौतिक गुणधर्म क्या है, पीले रंग का तत्व है। क्या है, पीले रंग का तत्व है। प्रकृति में A60 सल्फर 8 के रूप में पाया जाता है, सल्फर A8 के रूप में पाया जाता है। और इसकी आकृति कौन सी है, आकृति है इसकी अष्टफलकीय, कौन सी है, अष्टफलकीय आकृति है। इसके बाद देखते हैं ऊर्ध्वपातन, कौन से, ऊर्ध्वपातन। सल्फर का ऊर्ध्वपातन करने पर सल्फर का पाउडर बनता है। क्या बनता है, सल्फर का पाउडर बनता है, जिसे गंधक का फूल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोर ऑफ सल्फोर कहते हैं, मतलब गंधक का फूल कहते हैं इसको। प्राकृतिक स्रोत, प्याज और लहसुन में जो विशेष गंध आती है वह सल्फर के यौगिक के कारण आती है। जो प्याज और लहसुन में जो गंधक आती है ना, वो किसके कारण आती है, सल्फर और यौगिक के कारण आते हैं। सल्फर अंडों में भी पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, अंडों में भी पाया जाता है। देखते हैं सल्फर के उपयोग, घाव भरने के लिए, कौन से, घाव भरने के लिए मलहम, जो मलहम होती है उसके रूप में आता है। तौरनाशी के रूप में आता है। रबर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वर्गीकरण की प्रक्रिया में, जो रबर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वर्गीकरण होता है उसकी प्रक्रिया में। ये क्वेश्चन पूछता है
ये क्वेश्चन तो पूछते हैं कभी कभी एग्जाम में कि रबर की जो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वल्कीकरण की प्रक्रिया में जो काम आता है उसको क्या बोलते हैं, वो मतलब कौन सी धातु, मतलब अधातु काम आती है, वो अधातु आती है सल्फर आती है। और माचिस उद्योग में भी काम आती है, मतलब ये माचिस उद्योग में काम आती है, मलहम में काम आती है, वल्कीकरण में काम आती है और तवरनाशी में भी काम आती है। इसके बाद देखते हैं ये पटाखों में भी काम आती है, जो पटाखे होते हैं उनमें भी काम आती है। हेयर जेल, किसमें, हेयर जेल। ब्यूटी पार्लर में केस, मतलब ब्यूटी पार्लर में केस सजा के लिए इसके उपयोग किया जाता है। पटाखे में भी, हेयर जेल में भी, ब्यूटी पार्लर में भी, इन सब का क्या होता है, उपयोग किया जाता है किसका, सल्फर का। आगे देखते हैं सल्फर को क्या बोलते हैं, सल्फर को कॉपर का शत्रु कहते हैं। सल्फर को क्या बोलते हैं, कॉपर का शत्रु। सल्फर को तांबे का शत्रु कहा जाता है। चांदी की चम्मच से क्या बोलते हैं, चांदी की चम्मच से उबला हुआ क्या बोलते हैं, उबला हुआ अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अंडे में उपस्थित क्या, अंडे में उपस्थित सल्फर चांदी से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिससे क्या होती है, चम्मच काली पड़ जाती है। जो चांदी की चम्मच होती है ना, उससे कभी भी चम्मच से उबला हुआ अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अंडे में जो उपस्थित सल्फर होता है, अंडे में क्या उपस्थित होता है, सल्फर, वो क्या करता है, चांदी से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड मतलब Ag2S बना लेता है और चम्मच काली पड़ जाती है। सल्फर का प्रमुख यौगिक, इसके प्रमुख यौगिक देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड। यह सबसे जहरीली वायु प्रदूषक गैसों में एक है। कौन सी, जहरीली वायु प्रदूषक गैसों में एक है। यह ज्वालामुखी के लावा में पाई जाती है, ज्वालामुखी के लावा में पाई जाती है। यह एक जहरीली गैस है। कौन सी, जहरीली गैस है। अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख कारक है। यह अम्लीय वर्षा का भी क्या है, कारक है, क्योंकि जल H2O के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है। सल्फर H2O के साथ मिलकर क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। अब देखते हैं SO2, है ना। SO2 जल के साथ मिलकर क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जो कि H2SO4 होता है। डाई हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें से सड़े अंडे जैसी गंध आती है, किसमें, H2S, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या आती है, अंडे जैसी, सड़े अंडे जैसी क्या आती है, गंध आती है। यह एक जहरीली गैस में, कौन सी, जहरीली गैस भी है। आगे देखते हैं मस्टर्ड गैस। कौन सी, मस्टर्ड गैस को सरसों से प्राप्त करते हैं। कभी कभी पूछ लेता है ये किससे प्राप्त होती है, ये सरसों से प्राप्त होती है, जिसमें क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। इसे प्रथम विश्व युद्ध की गैस कहा जाता है। पूछ लेगा प्रथम विश्व युद्ध की गैस किसे कहा जाता है, वो मस्टर्ड गैस को कहा जाता है। अब आता है फास्फोरस। कौन सा, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। कितना होता है, 15, तथा परमाणु भार 31 होता है। कितना होता है, 31 होता है। संरचना, प्रकृति में फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, प्रकृति में फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। और इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। कौन सी होती है, चतुष्फलकीय होती है। प्रकृति अवस्था क्या होती है इसकी, यह फास्फोराइड, कौन सी, फास्फोराइड Ca3PO4 के होल्टवाइज, कौन सी, Ca3PO4 के होल्टवाइज के रूप में पाया जाता है। और ये दांतों एवं हड्डियों का प्रमुख घटक है। दांतों एवं हड्डियों का क्या है, एक प्रमुख घटक है। कौन सा, फास्फोरस। कौन सा है, फास्फोरस। भंडारण, सफ़ेद फास्फोरस, सबसे सफ़ेद फास्फोरस होता है ना, वो अत्यधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। इसे जल में रखा जाता है। किसे रखा जाता है, सफ़ेद फास्फोरस को। और सफ़ेद फास्फोरस किस में पाया जाता है, हड्डियों में, दांतों में, इनमें, है ना। फास्फोरस खोजा गया क्या है, एक प्रथम तत्व है। प्रथम तत्व कौन सा है, फास्फोरस, जिसे खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1669 में। कितना, 1669 में खोजा गया था। किसने खोजा था, हेनिंग ब्रांड ने। किसने खोजा था, हेनिंग ब्रांड ने खोजा था। नाम की उत्पत्ति, फास्फोरस ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। किससे बना है, ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। फास जिसका अर्थ है प्रकाश, क्या है, प्रकाश। और फोरस का अर्थ है धारक, मतलब फास का अर्थ तो है प्रकाश और फोरस का अर्थ क्या है, धारक। इनसे मिलकर बना है। अब देखते हैं फास्फोरस के अप्रूप, कौन से अप्रूप हैं, फास्फोरस के अप्रूप देखते हैं। एक होता है सफ़ेद या पीला फास्फोरस,
एक होता है लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस, और एक होता है काला फास्फोरस। अब देखते हैं क्रियाशील ना, क्रियाशील सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा होता है? सर्वाधिक क्रियाशील होता है पीला फास्फोरस, है ना। और सबसे कम क्रियाशील कौन सा होता है? काला फास्फोरस। मतलब काला फास्फोरस होगा ना, वो तो सबसे कम क्रियाशील करेगा। और जो सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा होगा? वो सफ़ेद या पीला फास्फोरस, है ना। स्थायित्व कौन सा होता है? ये कम स्थायी होता है और ये स्थायी होता है। मतलब एक तो स्थायी होता है, एक कम स्थायी होता है। भंडारण, सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है ना। उपयोग, ये हस्तियाँ या दांतों में, हड्डी और दांतों में पाया जाता है ना। और ये लाल फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? माचिस उद्योगों में। कहाँ पे? माचिस उद्योगों में। इसे फॉस्फोरिन कहते हैं। किसको कहते हैं? काला फास्फोरस को फॉस्फोरिन कहते हैं। अन्य रूप, फास्फोरस सिंदूरी बैंगनी फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। जो फास्फोरस है ना, वो सिंदूरी बैंगनी फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। मतलब सफ़ेद भी पाया जाता है, पीला भी पाया जाता है, लाल पाया जाता है, काला पाया जाता है, सिंदूरी पाया जाता है, बैंगनी भी पाया जाता है। अब देखते हैं इसके गुणधर्म स्फुरदीप्ति, है ना। श्वेत फास्फोरस पर प्रकाश डालने पर क्या होता है? ये एक चमकता है। इसे स्फुरदीप्तिधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फुरदीप्तिधारी कहते हैं। जब श्वेत फास्फोरस होता है उस पर प्रकाश डालते हैं तब क्या करते हैं? वो चमकता है। शमशान घाट में रात में पड़ी हुई हड्डियों को चमकने अथवा शमशान की आग के कारण भी श्वेत फास्फोरस ही है। कौन सा श्वेत फास्फोरस? जो शमशान घाट में रात में जो हड्डियाँ पड़ी हुई चमकती हैं, वो भी इसके का कारण है। वायु से क्रिया, श्वेत फास्फोरस को वायु में खुला छोड़ने पर यह क्या पड़ जाती है? पीला पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? पीला पड़ जाती है। रूपांतरण, श्वेत फास्फोरस को गर्म करने पर लाल फास्फोरस बनता है। ये पूछता है कि श्वेत फास्फोरस को गर्म करने पर लाल फास्फोरस बनता है, तो पूछ लेगा श्वेत फास्फोरस को गर्म करने पर कौन सा फास्फोरस बनता है। ऑप्शन दे देगा लाल, पीला, काला, हरा, जैसे कुछ भी दे देगा, तो उसमें आएगा लाल फास्फोरस बनता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, फास्फोरस की अधिकता से जबड़ों में फोसीजा, कौन सी? फोसीजा रोग होता है। ये पूछते हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है, फोसीजा रोग होता है। अब देखते हैं फास्फोरस के यौगिक एवं उपयोग। तो कौन कौन से इसके यौगिक एवं उपयोग हैं? तो सर्वप्रथम देखते हैं फास्फोरस का प्रयोग विस्फोटक एवं उर्वरक बनाने में किया जाता है। कब किया जाता है? विस्फोट और उर्वरक बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस के डिब्बी पर रगड़े जाने वाले भाग में किया जाता है। माचिस का जो डिब्बी का भाग होता है ना, जैसे ये माचिस है, माचिस के जो डिब्बी का भाग होता है उस पर रगड़े जाने वाले जो साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं? उसमें ये काम लिया जाता है ना। माचिस की तिल्ली नीड़ की लकड़ी की बनी होती है। जो माचिस की तिल्ली होती है ना, वो जो माचिस की तिल्ली के ऊपर तो वो एक होता है, जो लकड़ी होती है ना, वो किसकी बनी होती है? नीड़ की लकड़ी की बनी होती है, जिस पर रेड लेड एवं पोटेशियम क्लोरेट लगे होते हैं। जिंक फास्फाइड, है ना, इसका होता है सूत्र Zn3P2। क्या होता है? Zn3P2 होता है। इसे चूहे मारने की क्या बोलते हैं? दवा भी कहा जाता है। जिंक फास्फाइड को चूहे मारने की क्या बोलते हैं? दवा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं फॉस्फिन गैस। कौन सी है? फॉस्फिन गैस। यह एक जहरीली गैस है जिसे सड़ी मछली जैसी गंध आती है। कैल्शियम फॉस्फेट, यह हड्डियाँ एवं प्रमुख घटक है, हड्डियों एवं धातुओं का प्रमुख घटक है। टूथपेस्ट में भी थोड़ी मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कार्बन। कौन से? कार्बन। अब देखते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु भार होता है 12। कितना होता है? 12 परमाणु भार होता है। संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। और यह है अद्वितीय गुण हैं। अद्वितीय गुण देखते हैं इसमें क्या है। अद्वितीय गुण सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से जो यौगिक बनते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कार्बन में श्रृंखलन का विशेष गुण पाया जाता है, जिसके कारण यह लंबी श्रृंखला क्या बोलते हैं? ये लंबी श्रृंखला बना सकता है ना। कार्बन की श्रृंखलन की क्षमता इसके छोटे छोटे आकार के कारण होती है। किसके?
जो कार्बन के परमाणु की श्रृंखला होती है वह क्षमता इसके छोटे आकार के कारण होती है। हम देखते हैं कार्बन के यौगिक। तो सर्वप्रथम देखते हैं मार्स गैस। कौन सा? मार्स गैस। यह दलदल की गैस, क्या बोलते हैं इसको? दलदल की गैस, कीचड़ की गैस या खदानों की गैस कहलाती है। खाद्यान्न में खेत जुगाली करने वाले धातुओं जंतुओं के शरीर में गोबर में पाई जाती हैं। सीधी सी बात है, यह दलदल की गैस होती है, एक कीचड़ में पाई जाती है, और जो नाले, गहरे नाले या खदानों में जो भी टैंक होते हैं उनको सफाई करते हैं उनमें पाई जाती हैं। और मीथेन गैस के कारण ही जो कभी कभी टैंकों में जो व्यक्ति सफाई करता है उसकी मौत हो जाती है, वो इसी के कारण होती है, मीथेन गैस के कारण होती है ना। मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया को मेथिनोबैक्टीरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिनोबैक्टीरियम कहते हैं। मीथेन से बनने वाली गैस, मीथेन से बनने वाली गैस कौन कौन सी है? CNG, LNG, बायोगैस, गोबर गैस आदि हैं। इसके बाद में देखते हैं अन्य यौगिक कौन से हैं? LPG कौन सा है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। कौन सा है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। इससे पहले यह देखते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG। उपयोग कहाँ किया जाता है LPG का? रसोई गैस के रूप में, है ना। इसका घटक कौन कौन सा है? ब्यूटेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन। रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। इथाइल मरकप्टेन का सूत्र क्या होता है? C2H5SH मिलाया जाता है। इसके बाद में संपीड़ित CNG। कौन सा है? CNG क्या होती है? एक हल्का वाहन ईंधन है, और इसका प्रमुख घटक कौन सा है? मीथेन। कौन सा है? प्रमुख घटक मीथेन है ना। इसके बाद देखते हैं LNG। कौन सा है? LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस। यह द्रव अवस्था में अदहनशील होती है। भारत में इसका प्रथम प्रयोग केरल में हुआ। यह अब तक सबसे हल्का व अच्छा गैसीय ईंधन है। कौन सा? LNG। इसे 162 डिग्री सेंटीग्रेड पर 600 गुना तक सिकोड़ा जा सकता है। मतलब -162 डिग्री सेंटीग्रेड पर 600 गुना तक सिकोड़ा जा सकता है। आगे देखते हैं गोबर गैस। गोबर गैस को ही बायोगैस बोलते हैं या जैव गैस बोलते हैं। सड़े गले पदार्थ प्लस मेथिनोबैक्टीरियम जीवाणु गोबर से बनती है। घटक क्या होता है इसका? CH4 + H2S घटक होता है। आगे देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन यौगिकों के अपूर्ण दहन से बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे बनती है? कार्बनिक यौगिकों के अपूर्ण दहन से बनती है। यह सर्वाधिक वायु प्रदूषक गैस है। कौन सी है? सर्वाधिक वायु प्रदूषक गैस है। यह अधिक विषाक्त होती है। क्या होती है? अधिक विषाक्त होती है, मतलब जहरीली होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे निंद्राकारी गैस, मतलब जो नींद में सो जाते हैं, कभी कभी अपन वो चालू कर सो जाते हैं, अपन को हीटर भी चालू करके नहीं सोना चाहिए रूम में, है ना। साइलेंट सुसाइड गैस बोलते हैं इसको। आत्महत्या वाली गैस या दमघोटू गैस भी कहते हैं। यह बंद कमरे में अंगीठी जलाकर, जो अंगीठी जलाकर सो जाते हैं उनको भी अंदर कमरे में, बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए। इसका उत्सर्जन सिगरेट के धुएं, वाहनों के धुएं, पेट्रोल आदि से होता है। COH2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का मिश्रण वाटर गैस या भाप अंगार गैस कहलाता है। CO+N2 का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस कहलाता है। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यह क्या है? कार्बनिक यौगिकों का पूर्ण दहन से बनती है। किससे बनती है? कार्बनिक यौगिकों के पूर्ण दहन से बनती है। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता कितनी % पाई जाती है? ये पाई जाती है 0.03% होती है। इनकी कम सांद्रता के बावजूद ये क्या होती है? वायु प्रदूषण करती है। इतनी कम सांद्रता पाई जाती है फिर भी क्या करती है? वायु प्रदूषण करती है। यह कम विषाक्त होती है, मतलब कम जहरीली होती है। इसे आग बुझाने वाली गैस भी कहते हैं। जो आग बुझाती हैं वो गैस भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस जिम्मेदार है। रात्रि में बड़े पेड़ों के नीचे सोने पर यह दम घुटने का कारण बनती है। जब बोलते हैं कि रात्रि में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण में यह गैस क्रियाकारक का श्वसन की क्रिया में उत्पाद का कार्य करती है। चूना पत्थर की क्रिया पानी से कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तथा CO2 गैस के कारण यह बुलबुले बनते हैं। CO2 गैस सोडा वाटर या फूली रोटी में पाई जाती है। CO2 गैस कहाँ पाई जाती है? फूली रोटी में पाई जाती है। कार्बन के अपरूप,
कार्बन के अप्रूप कितने होते हैं? 2। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का होता है हीरा, है ना, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। क्या होते हैं? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अक्रिस्टलीय का कोयला, कोक और काजल। कौन सा? कोयला, कोक और काजल और चारकोल होता है। अब देखते हैं, सर्वप्रथम देखते हैं क्रिस्टलीय रूप। क्रिस्टलीय रूप में हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। प्रकृति, सबसे पहले देखते हैं इनकी प्रकृति क्या क्या होती है। प्रकृति हीरे की होती है सबसे कठोर प्रकृति, है ना, और ग्रेफाइट की मुलायम, है ना। वंडर, अब इसमें ना पूछता है कभी कभी कि जो ग्रेफाइट की मुलायम होता है ना, वो किस बल के कारण होती है? तो वो होता है वंडर वॉल बल के कारण। किस बल के कारण होता है? वंडर वॉल बल के कारण होता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होती है? मुलायम होती है। अब देखते हैं शुद्धता। इनमें शुद्धता, कार्बन की सबसे शुद्ध अवस्था है। कार्बन की सबसे शुद्ध अवस्था कौन सी है? हीरा है, और इन दोनों में नहीं है। अब देखते हैं संकरण। संकरण किस किस में क्या पाया जाता है? तो इसमें sp3, कौन सा? sp3, और इसमें sp2, और इसमें sp2 पाया जाता है। बंद कोण, बंद कोण कितना कितना डिग्री होता है इनमें? इसमें तो होता है 109, कितना होता है? 109 डिग्री। इसमें होता है 120 डिग्री, और इसमें होता है 120 डिग्री। मतलब हीरे में तो 109 डिग्री होता है, ग्रेफाइट में 120 डिग्री, और फ्लोरीन में 120 डिग्री होता है। देखते हैं इनकी संरचना। संरचना क्या होती है ना? हीरे की होती है चतुष्फलकीय त्रिविम, त्रिविम परबल सहसंयोजी बांधों का जाल। इसमें होती है षटकोणीय, और इसमें होती है फुटबॉल जैसी, गुम्बद जैसी। C60 सबसे स्थायी फ्लोरीन है। कौन सी? C60 सबसे स्थायी फ्लोरीन है। अब देखते हैं खोज, है ना। तो खोज की थी से बकमिस्टर फुलर ने। किसने की थी? बकमिस्टर फुलर ने, है ना। C60 में कितने फलक होते हैं? C60 में होते हैं 32 फलक। ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा था। और 20 क्या होता है इसका? 20 होता है षटकोणीय, और 12 क्या होता है? पंचकोणीय। क्या होते हैं? 12 पंचकोणीय होते हैं। हाइड्रोजन संरचना। हाइड्रोजन संरचना, प्रत्येक कार्बन में 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। क्या होता है? अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है। कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं था, कोई इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। प्रत्येक कार्बन कितने होते हैं? 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब हीरे में तो 1 भी नहीं होता, है ना, और ग्रेफाइट में 1 होता है, और फ्लोरीन में मतलब 3 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखते हैं चालकता। ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक, और ये विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है, और ये अतिचालक के रूप में कार्य करते हैं। घनत्व तो देखते हैं एक का। तो इसका होता है 3.51, कितना? 3.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसका होता है 2.29 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका होता है 1.66 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, इसका होता है 3843 केल्विन। कितना होता है? 3843 केल्विन होता है हीरे का, है ना। इसके बाद हम देखते हैं उपयोग। आभूषण में कांच में पत्थर काटने में, आभूषण में कांच व पत्थर काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है सीसा पेंसिल बनाने में। कहाँ पे? सीसा पेंसिल बनाने में। इसका किया जाता है आणविक बेयरिंग में। फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरीन का कहाँ पे किया जाता है ना? फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है आणविक बेयरिंग में किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हीरे एवं ग्रेफाइट से संबंधित अन्य तथ्य। कौन कौन से अन्य तथ्य हैं वो देखते हैं, है ना। हीरे की कठोरता। हीरे की कठोरता किस में मापी जाती है? महों में मापी जाती है। जबकि हीरे का भार कितना होता है? भार किस में मापते हैं? भार मापते हैं कैरेट में, है ना। 1 कैरेट हीरा 0.2 ग्राम के बराबर होता है। कितना होता है? 0.2 ग्राम के बराबर होता है। ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। प्रारंभ में इसे शीशे का अपरूप मानकर पलमंगो कहा जाता है। क्या कहा जाता था? पलमंगो, है ना। हीरा किसी द्रव में नहीं घुलता, किसी द्रव में नहीं घुलता, और इस पर अम्ल क्षार आदि का प्रभाव कोई नहीं पड़ता। एक तो ये किसी द्रव में नहीं घुलता, और दूसरा इस पर अम्ल क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता। वायु में 800 डिग्री, कितना? 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर CO2 गैस देता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं? 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। वायु की अनुपस्थिति में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर यह ग्रेफाइट में परिवर्तन होता है, परिवर्तित हो जाता है। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 2000 डिग्री टेम्परेचर पर। आगे देखते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड या कार्बोरंडम, कौन सा? कार्बोरंडम की को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। पूछ लेता है कृत्रिम हीरा किसको बोला जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को। किस बोला जाता है? कृत्रिम कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है, जिसका उपयोग चाकू पर धार देने में होता है। जो चाकू पर धार देते हैं ना, उसका उपयोग, चाकू पर जो धार देते हैं ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन कार्बाइड का। किसका किया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड का।
यह एक जीवाश्म ईंधन है। क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। अब देखते हैं कोयला। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है, जिसे काला सोना कहते हैं। कोयले के प्रकार। कोयले कितने प्रकार होते हैं? कोयले के 3 प्रकार होते हैं, 4। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। कौन कौन से हैं? एक तो है पीट, है ना, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस और चौथा है एंथ्रेसाइट। तो सबसे बुरा कोयला होता है ना, वो कौन सा होता है? पीट। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 40 से 50%। सर्वाधिक क्या होता है? धुआं देता है लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या होता है? भूरा कोयला। इसमें 50 से 60% कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोयला। पूछ लेगा सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा पाया जाता है? ये पाया जाता है बिटुमिनस। 70 से 75% इसमें क्या होती है? कार्बन। इसके बाद में एंथ्रेसाइट, सबसे अच्छा कोयला। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। 90 से 98% कार्बन, सबसे कम धुआं यही देता है। कोयले के खदान में अगर विस्फोट हो जाए तो मीथेन गैस निकलती है। ये पूछता है कभी कभी कि कोयले के खदान में जो अगर विस्फोट हो जाए तो कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? वो निकलती है मीथेन गैस निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं कोक। कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर इसके वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं और जो अवशेष बचता है उसे कोक कहते हैं। मतलब जो कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, है ना, इसके वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं। गर्म करने के बाद में क्या निकल जाते हैं? इसके वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं और जो अवशेष बचता है ना, उसे क्या बोलते हैं? कोक बोलते हैं। और कोक में 80 से 85% क्या होता है? कार्बन होता है। कितना होता है? 80 से 85% कार्बन होता है। इसके बाद हम देखते हैं काजल, लैंप, ब्लैंक और सोल्ट, है ना। कार्बन युक्त पदार्थों को हवा की अपर्याप्त मात्रा में जलाकर प्राप्त धुएं को कमलों पर एकत्रित प्राप्त किया जाता है। इसमें लगभग 95% क्या होता है? कार्बन मौजूद हो जाता है। और प्रिंटिंग की स्याही, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रिंटिंग की स्याही, काला रंग, जूतों की पॉलिश बनाने तथा आंखों में अंजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चारकोल। अब देखते हैं चारकोल। चारकोल क्या है? कार्बन का अशुद्ध रूप है। क्या है? कार्बन का अशुद्ध रूप है। प्रकार कौन कौन से? कास्ट चारकोल, अस्थि चारकोल, चीनी चारकोल और रक्त चारकोल। कास्ट चारकोल लकड़ी को हवा की अपर्याप्त मात्रा में जलाकर प्राप्त किया जाता है। किसको? कास्ट चारकोल को। इसका उपयोग जलने, गैस को अवशोषित करने, बारूद बनाने, अवकारक के रूप में कीटाणुओं को नष्ट करने आदि में होता है। अस्थि चारकोल होता है चर्बी रहित हड्डियों को भंजक आश्वासन से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? हड्डियों के भंजक आश्वासन से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। अब देखते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस वे गैस हैं जो सामान्य परिस्थितियों में रासायनिक रूप से क्रिया नहीं करती। कहाँ से नहीं करती? रासायनिक रूप से क्रिया नहीं करती, हालांकि इनमें से कुछ विशेष परिस्थितियों में यौगिक बना सकती हैं। आगे देखते हैं अक्रिय गैस है ना, उसकी खोज किसने की थी? विलियम रेमसे ने। किसने? विलियम रेमसे ने द्वारा की गई थी, जिसके लिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कब? 1904 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। हीलियम। अब देखते हैं हीलियम। यह सबसे हल्की गैस है। क्या है? सबसे हल्की गैस है। इसका उपयोग वायुयान के टायर तथा गुब्बारों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? वायुयान के टायर तथा गुब्बारों में किया जाता है। नियॉन, इसे जादुई गैस कहते हैं। नियॉन क्या बोलते हैं? जादुई गैस कहा जाता है। आर्गन, यह प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ट्यूबलाइट, है ना, ट्यूबलाइट में जो गैस भरी जाती है वो इस आर्गन गैस भरी जाती है। अब देखते हैं क्रिप्टॉन। कौन सा? क्रिप्टॉन और जीनोन, है ना। दूसरा है एक तो क्रिप्टॉन, दूसरा है जीनोन। यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। कौन सी? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। इसे स्ट्रेजर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेजर गैस भी कहते हैं। इससे कैमरे के फ्लैश में भरा जाता है। जो कैमरे का फ्लैश होता है ना, उसमें जो गैस भरी जाती है वो इस जीनोन गैस भरी जाती है। रेडॉन। अब देखते हैं रेडॉन, है ना। यह सबसे भारी गैस है। सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। किसका उपयोग? रेडॉन का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अब देखते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। अधिकांश धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ये ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 जैसे ऑक्साइड, है ना। मतलब कुछ धातु क्या होते हैं?
उभयधर्मी होती हैं। उभयधर्मी कौन कौन से होते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। देखते हैं दूसरा, धातुओं की जल पानी के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं के जल की अभिक्रिया होती है जो अलग अलग होती हैं। एक होती हैं अत्यधिक क्रियाशील धातुएं। अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन होते हैं? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी से तीव्र अभिक्रिया करती हैं। ये क्या करती हैं? ठंडे पानी से तीव्र अभिक्रिया करती हैं। मध्यम क्रियाशील धातुएं। मध्यम क्रियाशील धातु कौन सी है? मैग्नीशियम और फेरस। कौन सी? मैग्नीशियम और फेरस गर्म पानी या भाप से अभिक्रिया करती हैं। और एक होती है सबसे कम क्रियाशील धातुएं। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन से? Cu और कॉपर और आर्गन, मतलब लोहा, है ना। CuAg पानी से अभिक्रिया नहीं करती। कभी कभी पूछ लेते हैं पानी से अभिक्रिया कौन कौन से नहीं करती? Cu और Ag अभिक्रिया नहीं करती। और लास्ट पेज देखते हैं, ये धातु अम्ल अभिक्रिया और परिणाम, मतलब धातुओं की तनु व सांद्र अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या परिणाम निकलता है। जैसे धातु कौन सी धातु है? सोडियम। सोडियम को HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे मैग्नीशियम को तनु HCl में के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निकलती है? तेज अभिक्रिया, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। एल्युमिनियम को भी कराते हैं तो क्या बोलते हैं? ऑक्साइड परत हटाने पर यह अभिक्रिया होती है। जैसे जिंक के साथ H2SO4 को करते हैं तो ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या निकलती है? बाहर निकल जाती है ना। लोहा को HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो FeCl2 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बाहर निकल जाती है। ये धीमी अभिक्रिया होती है। तांबा Cu, है ना, और HCl या तांबा को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, हाइड्रोजन गैस नहीं। और चांदी को कराते हैं तो चांदी भी अभिक्रिया नहीं करती। ये क्या होती है? कम अभिक्रियाशील धातु होती है। क्या होती है? कम अभिक्रियाशील धातु होती है। सोडियम, है ना, सोडियम क्या होती है? बहुत तीव्र अभिक्रिया होती है ना। सोडियम की HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होती है? ये बहुत तीव्र अभिक्रियाशील होती है। अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है। क्या होती है? अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है। दूसरा है मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम को सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होते हैं? तीव्र अभिक्रिया करती हैं और H2 गैस बाहर निकलती है। कौन सी होती है? क्रियाशील धातु। एल्युमिनियम को सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती और सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बस यही। जिंक में H2SO4 के साथ करते हैं तो कौन से होते हैं? ZnSO4 प्लस SO2 प्लस ना पानी, तो H2 गैस नहीं निकलती। इसमें पूछ लेते हैं H2 गैस निकलती है? नहीं, तो इसमें H2 गैस नहीं निकलती है। लोहा के साथ भी अभिक्रिया नहीं होती, है ना। तांबा के साथ HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CuNO3 की होल थ्राइज, है ना, CuNO3 की होल ट्वाइज प्लस NO2 प्लस H2O। इसमें कौन सी गैस निकलती है? इसमें निकलती है भूरी गैस। चांदी देखते हैं, चांदी को HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो AgNO3 प्लस NO2 प्लस H2O होती है। इसमें कौन सी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। सोना सांद्र अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है और यह क्या होता है? बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। और इसी के साथ अपना ये जो धातु एवं अधातु वाला टॉपिक था वो पूरा जो इस बुक में दे रखा था वो अपने एक एक चीज़ और एक एक शब्द देख लिया और पढ़ लिया है और शायद ही अब इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा। तो वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू।